नमस्कार। खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। साथ ही खास मेहमान भी जुड़ते हैं हमारे साथ यहां पर मंथन करने के लिए। तो आज दो अहम मुद्दों पर हम करने वाले हैं चर्चा। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच लगातार जो ये संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है, आखिरकार क्या दो खेमों में बढ़ जाएगी दुनिया, ये बड़ा सवाल है। और ये न्यूक्लियर पावर की जो ब्लैकमेलिंग है, इसका अंत कहां तक होगा, ये हमें देखना है। साथ ही साथ ट्रंप साहब जो हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर वो क्रिस्टल क्लियर नजर नहीं आते। कुछ फैसले वो लेते हैं और कुछ को हमेशा रोल बैक करते हैं। क्या है इस कंफ्यूजन की वजह, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की तरफ। जी समिट के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से। प्रधानमंत्री का ये कैनेडियाई दौरा है और 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचेंगे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री कनाडा। ईरान के पलटवार के बाद इजरायल की जोरदार जवाबी कार्रवाई। तेहरान में सरकारी टीवी के इमारत को बनाया निशाना। कुछ समय के लिए रुका प्रसारण। लोगों से महत्वपूर्ण इलाके खाली करने की अपील। इजरायल का ईरानी एयर स्पेस पर कब्जा करने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इतिहास के सबसे बड़े डिपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश। आईईसी ने हर दिन 3000 लोगों को गिरफ्तार करने का रखा लक्ष्य। मिनेसोटा के 2 सांसदों को गोली मारने के मामले में संदिग्ध गिरफ्तार। वेंस बॉल्टर पर हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। तो शुरुआत करते हैं ईरान और इजराइल से, जहां का युद्ध अपने सबसे घातक दौर में पहुंच गया। दोनों देश पूरी ताकत के साथ हमले कर रहे हैं। ईरान जहां लगातार मिसाइल दाग रहा है, वहीं इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा है। दुनिया के गंभीर संकट में डालने वाले ये जो दोनों देश हैं, इस युद्ध की जड़ की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संघर्ष के चौथे दिन न तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, न ही इजराइल अपने कदम खींचने को राजी है। बल्कि पिछले 2 दिनों से ईरान की सेना ने इजरायली हमले का हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। सोमवार तगड़े ईरान ने फिर इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस दौरान पूरे देश में सायरन बजते सुनाई दिए। सुबह होने से पहले तेल अवीव के आसमान में तेज धमाके सुनाई देते रहे। दरअसल इजरायली डिफेंस सिस्टम भी कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में कामयाब रहा। प्रशासन ने तेल अवीव से लगे शहर पेटा तिकवा की एक रिहायशी इमारत पर ईरानी मिसाइल गिरने की पुष्टि की, जिसमें इमारत को खासा नुकसान पहुंचा है। इजरायली प्रशासन ने ताज़ा हमलों में 8 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। ईरानी हमले में तेल अवीव स्थित अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायली आपातकाल सेवा के मुताबिक ईरान की ओर से अब तक 370 मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने तेहरान को चेतावनी देते हुए भारी जवाबी कार्रवाई की बात की। उधर आईडीएफ ने ईरानी एयर स्पेस को पूरी तरह काबू में करने का दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक पश्चिमी ईरान से लेकर तेहरान तक आसमान पर अब इजरायली एयरफोर्स का नियंत्रण है। आईडीएफ का दावा है कि उसके 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट से ईरान पर हवाई हमले को अंजाम देते हुए 120 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में ईरान की कुछ फोर्स के मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
गहराते संकट के बीच तेहरान में लोगों ने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। शहर के कई दुकानों में लोगों का जमावड़ा देखा गया। इस बीच ईरान ने एक नागरिक को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दे दी। इस्माइल फेकरी को दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर खुफिया एजेंसी मोसाद का सहयोग करने का आरोप लगा था। बहरहाल ईरान पर ताबड़तोड़ इजरायली हमलों में परमाणु स्थलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आईएईए प्रमुख ने कहा कि हमले के बाद परमाणु स्थलों पर नुकसान का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया है। ग्रॉसी के मुताबिक हालांकि नतांज में बिजली के बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची है और बिजली की कमी से वहां के सेंट्रीफ्यूज के नष्ट होने की आशंका बनी हुई है, लेकिन नतांज के बाहर रेडियोधर्मिता का स्तर अपरिवर्तित और सामान्य बना हुआ है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं खबर दुनिया की में। आलोक बंसल साहब, निदेशक इंडिया फाउंडेशन। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंच रहा है, पश्चिम एशिया में शांति भंग हो रही है, कब तक थमने के आसार इसे समझते हैं आप? देखिए, अभी जैसे हालात लग रहे हैं, अगर कोई बाहरी शक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं करती और दोनों के बीच में मध्यस्थता नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध जल्दी समाप्त होगा। क्योंकि ना इजराइल अपने हमलों में कोई कमी कर रहा है, ना ईरान उसके प्रतिकार में कोई कमी कर रहा है। जो एकमात्र संभावना है वो यही है कि अमेरिका या कोई अन्य पश्चिमी राष्ट्र इसमें मध्यस्थता करे और दोनों को बोले कि वो युद्ध रोकें। अन्यथा ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध चलता ही रहेगा। और क्योंकि इजराइल तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम है और उसने ईरान की वायुसेना के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा रखा है, उसके हवाई हमले चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और उसके मिसाइल हमले भी चलते रहेंगे। तो इसमें कोई भी हार मानने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा और इसके लिए दोनों ही पक्षों को किसी न किसी तीसरे की मध्यस्थता की आवश्यकता होगी अगर ये युद्ध विराम होना है। और वही बंसल साहब, खास तौर पर जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कितनी बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हमने देखा कि लगातार इस संघर्ष में विस्तारीकरण हुआ है और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर ब्लैकमेलिंग है कई देशों की, वो कब तक आपको लगता है रुकती हुई नजर आएगी? देखिए, इसको समझना चाहिए कि ईरान जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जैसे परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं, उसका सदस्य है जी। और वो उसके जो परमाणु कार्यक्रम है उसके ऊपर कई बार प्रश्न चिन्ह उठे कि उसका जो एनरिचमेंट प्रोसेस है वो ज्यादा हो रहा है बजाय इसके कि जो सिविल न्यूक्लियर डील के लिए चाहिए या सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में ईरान और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि ईरान जो है, ईरान के जो जितने भी परमाणु संयंत्र हैं वो आईएईए के सुपरविजन के अंतर्गत आएंगे और ईरान एक लिमिट तक जो है एनरिचमेंट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में इसको समाप्त कर दिया और उसके बाद से ये चल रही है। अभी बातचीत चल रही थी जिसमें पुरानी स्थिति लागू होने के लिए तैयार थी, लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि ईरान को कुछ भी परमाणु एनरिचमेंट नहीं करना चाहिए। इजराइल का मानना है कि ईरान एक ऐसे दौर पे पहुंच गया है जहां वो परमाणु बम बनाने वाला है और अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो वो इजराइल की संप्रभुता के लिए खतरा है और इसलिए उन्होंने उस पर हमला किया। तो जो भी हमले किए गए वो परमाणु संयंत्र जहां पे स्थापित है ईरान के, वहां पे किए गए और उनके कई महत्वपूर्ण जो प्लांट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आईएईए के अनुसार जो है रेडिएशन लेवल में कोई फर्क नहीं हुआ है, तो इससे ये बात साफ है कि मतलब परमाणु संयंत्र को पूरी तरह से कोई खतरा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बंसल साहब, इसमें वॉर लाइक सिचुएशन जब भी होती है, जब हमने रूस और यूक्रेन के उस युद्ध को भी देखा है, तो इन्फॉर्मेशन जो छनकर आती है वो कितनी सही है, कितनी तथ्यात्मक है, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से ट्रंप मध्यस्थता करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक इल्जाम उन पर यह भी है कि लगातार वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में मध्यस्थता की उम्मीद किन देशों से की जा सकती है और अगर ये टेंशन आगे बढ़ता है तो कौन सा देश किस, यानी इजराइल के समक्ष खड़ा होगा या फिर ईरान के साथ? देखिए, इसको समझना चाहिए, राष्ट्रपति ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही मुश्किल है। वो फ्लिप फ्लॉप करने के लिए अपनी नीतियों में
बड़ी शीघ्रता से परिवर्तन करने के लिए काफी हम उनको जानते रहे हैं। तो उन्होंने पहले बोला कि हमें नहीं पता था, वो ईरान के साथ समझौता करना चाह रहे थे, और फिर उसके बाद हमला हुआ, उन्होंने कहा हमें बताया गया था। उसके बाद पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी कि ये शायद आपकी आखिरी चांस है, इससे पहले कुछ भी नहीं बचे, आप समझौता कर लो और डील कर लो। लेकिन अब उस तरीके के, तो अमेरिका की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह अवश्य है। लेकिन जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्र हैं, विशेषकर फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनका जो नजरिया है इस युद्ध के प्रति वो काफी हद तक निष्पक्ष है। तो हो सकता है अगर इनमें से कोई भी कोशिश करे, क्योंकि इसे हमें समझना चाहिए कि इस वक्त दोनों ही राष्ट्र चाहेंगे कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन कोई अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो कमजोर नहीं दिखना चाहेगा। इसे हमें समझना चाहिए क्योंकि इजराइल, उसने काफी हमले कर लिए हैं और इजराइल ये जानता है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा राष्ट्र है ईरान के कंपैरिजन में। और अगर ईरान इसी तरीके से परमाणु हथियार करता रहा तो मिसाइल हमले करता रहा, तो इजराइल के की जो अर्थव्यवस्था है, इजराइल का जो जनमानस है, उनके ऊपर बहुत क्षति होगी और काफी बड़ी संख्या में जो है नुकसान होने की संभावना। बिल्कुल, आर्थिक और राजनीतिक लिहाज से बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ ईरान जो है काफी नुकसान सह चुका है और वो भी चाहेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। जिस तरीके का नुकसान ईरान की सेना को हुआ है, ईरान भी चाहेगा कि युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि उसके काफी बड़े सैनिक अधिकारी और परमाणु जो वैज्ञानिक थे वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन दोनों को एक फिग लीफ चाहिए। बिल्कुल, वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार ईरान जो कि प्रॉक्सी वॉर के लिए जाना जाता है और इजराइल शैडो वॉर की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत पर क्या असर पड़ेगा इस पूरे युद्ध का, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कोकोनट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी, इट्स ओके जेठा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जोजी इज अ कोकोनट बट अपना श्रीनिवासन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब आइए बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। आव्रजन कानून के विरोध में लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। ट्रंप ने इस कानून में और सख्ती दिखाते हुए जो आव्रजन से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्हें डेमोक्रेट्स शासित शहरों में गिरफ्तारियां और निर्वासन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों और ट्रंप प्रशासन के बीच ठंडी दिख रही है। वजह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीति। प्रदर्शनकारी आव्रजन नीति के खिलाफ सड़कों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जिद पर अड़ते हुए अपने रुख को और कड़ा कर लिया है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग को अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्ती बरतते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करने का हुक्म सुना दिया गया है। सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में ट्रंप ने ICCE से कहा कि वो पूरी ताकत से इतिहास के सबसे बड़े डिपोर्टेशन प्रोग्राम को अंजाम दे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में अपने अभियान को तेज करना होगा, जहां लाखों की संख्या में अवैध प्रवासी रहते हैं। ट्रंप के निर्देश के बाद प्रवासी नीतियों के प्रमुख रणनीतिकार स्टीफन मिलर ने अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया है। ICE अधिकारियों को हर दिन कम से कम 3000 लोगों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य दिया गया है। ये लक्ष्य ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले 5 महीने के दौरान औसतन 650 गिरफ्तारी प्रतिदिन से कई गुना अधिक है।
हालांकि प्रशासन ने खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, रेस्तरां और होटलों पर छापेमारी करने पर अस्थायी रोक लगाई है, क्योंकि हाल में आई एक रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी को लेकर चिंता जताई गई थी। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने उन शहरों को खासकर निशाने पर रखा है जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाली स्थानीय सरकारें हैं, जिसमें लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहर हैं। पिछले हफ्ते से ट्रंप के आव्रजन नीति के खिलाफ लगभग 50 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ प्रशासन का टकराव तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम का कुछ डेमोक्रेट गवर्नर ने कड़ा विरोध किया। माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर डिपोर्टेशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस चुनावी वादे का हिस्सा है जिसमें उन्होंने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों को वापस भेजे जाने की बात कही थी। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त कागजात नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर अर्थव्यवस्था के लिए अहम खेती, निर्माण और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों में काम करते हैं। और आलोक बंसल साहब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। बंसल साहब, ट्रंप साहब का जो फ्लिप फ्लॉप मैनेजमेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, कई बार वो जो दावे करते हैं, जैसा उन्होंने खास तौर पर टैरिफ को लेकर कहा कि पहले 125% टैरिफ लगा जाएगा, फिर उस फैसले को रोल बैक किया, कुछ ऐसा ही इस आव्रजन नीति को लेकर भी उनकी सोच में नजर आया। जिस बड़े दावे के साथ वो दोबारा आए, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की सख्ती वो अपना रहे हैं, क्या वो अमेरिका को ग्रेट दोबारा बना पाएंगे? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिका जो है इमिग्रेंट्स का राष्ट्र है, और अगर आप इमिग्रेशन को रोक देते हैं तो अमेरिका की ग्रेटनेस पे तो वैसे ही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अमेरिका को जो ग्रेट बनाने का है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका हैज बीन मेड ग्रेट बाय एनकरेजिंग एंड ड्राइंग बेस्ट ब्रेन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे अच्छे जो मस्तिष्क हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को इन्होंने अमेरिका बुला लिया और उन्होंने ही अमेरिका की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अगर आप लोगों को आने से रोकेंगे तो ये मेक अमेरिका ग्रेट तो नहीं बनता। और साथ ही साथ धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसके कारण जिस तरीके से जो अमेरिका की जो एक यूनिटी थी, जो एकता, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है। जैसे हम देख रहे हैं, कहीं राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं कहीं गवर्नर को अरेस्ट कर देना चाहिए, कहीं मेयर के खिलाफ कुछ बयान दे रहे हैं। तो जो अमेरिका की अभी तक जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी थी, जिसमें कि स्थानीय शासन के पास कुछ शक्तियां थी, फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ थी, और जो स्टेट्स के पास जो रेजिडुअल पावर्स थी, वो सारी जो है, ये जो बैलेंस था वो काफी हद तक डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। और इस तरीके की एरेटिक पॉलिसीज के कारण मुझे लगता है कि न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था परंतु अमेरिका का जो विश्व में जो प्रभुत्व था वो भी धीरे धीरे कम होता चला। बंसल साहब, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है जब हम यूएस की बात करते हैं, और यूएस की इकोनॉमी काफ़ी बुरे दौर से भी गुजर रही है, जिसे पुख्ता तौर पर सशक्त करने की बात ट्रंप साहब अपने चुनावी अभियान में भी कह चुके हैं और लगातार वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह की नीति वो अपना रहे हैं, और इसका आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका क्या कहना है इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, जैसे सबसे ज्यादा प्रदर्शन जो है कैलिफोर्निया में हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सशक्त डेमोक्रेटिक स्टेट है, जिसे डीप ब्लू स्टेट कहा जाता है, और एक अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा स्टेट भी है अमेरिका के अंदर। और यहाँ काफी बड़ी संख्या में जो है प्रवासी रहते हैं, जो लोग माइग्रेट करके आए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप देखें, इंडियंस भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में है, पर इससे ज्यादा लैटिनोस जो मैक्सिको और मध्य अमेरिका से आए हैं, वो एक बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं। अब इनमें से कई हो सकता है गैर कानूनी रूप से भी हों, पर इन्हीं लोगों के बलबूते पर यहाँ की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो चलती है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इसमें जो काम करने वाले हैं, जो ज्यादातर जो मीनियल जॉब्स हैं, जो कि जिसमें कि व्यक्ति को श्रम करना होता है, जो श्रमिकों का काम है, वो अधिकतर मेरे ख्याल से इमिग्रेंट्स करते हैं। उसमें से हो सकता है कुछ इलीगल हो। और जो ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं, उसके कारण कई लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और कई लोगों के साथ पूछताछ हो रही है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो वैध, तो जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें जो लूप होल्स हैं उनको दुरुस्त क्यों नहीं करते ट्रंप साहब? जैसे कि एक सख्ती के तौर पर ये फैसला लिया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां विरोध प्रदर्शन हावी है। ऐसे में जो लूप होल्स हैं, जो खामियां हैं, उस पर काम करने के लिए जो ट्रंप प्रशासन है वो निर्णय क्यों नहीं लेता?
जैसा कि हमने देखा कि ट्रंप साहब के जो प्रशासन है इसमें नी जर्क रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर इन्होंने एजुकेशन वीजा को भी रोक दिया तो हार्वर्ड के खिलाफ ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटियों में जाने वालों के खिलाफ नहीं किए जा रहे। तो एक पर्सनल विंडिक्टिवनेस है कि भाई जिससे उनको खुद को नाराजगी है वो उसके खिलाफ। और अगर आप देखेंगे कि अभी भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं अधिकतर उन्हीं स्टेट्स के खिलाफ हो रहे हैं, उन्हीं राज्यों के खिलाफ, उन्हीं शहरों के खिलाफ हो रहे हैं जहां डेमोक्रेटिक स्थानीय सरकारें हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो समस्याएं हैं कि वो जो है एक जो स्टेट्समैन का जो विजन लेकिन होना जिस संवैधानिक पद पर काबिज हैं ट्रंप साहब, उसमें प्री डिटरमाइंड नोशन यानी कि पूर्वाग्रह से काम नहीं चलता। और ऐसे में इस तरह के शासक के लिए ये समझना कि फॉरेन पॉलिसी के लिए एक क्लियर कट सोच की जरूरत है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ये बेहद जरूरी है किसी देश की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सोची समझी रणनीति के अनुसार कोई कदम उठाते हैं। उनके जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो आकस्मिक और बिना त्वरित लिए गए होते हैं और उनके पीछे क्या फल होगा वो नहीं रियलाइज करते। और इसी कारण आप देखते हैं कि एक कदम उठाया जाता है फिर वापस लिया जाता है, फिर एक कदम उठाया जाता है फिर उसे वापस लिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि दुनिया को और अमेरिका के नागरिकों को भी कोई भी निर्णय लेने में मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि शासन की जो नीतियां हैं वो स्थिर रहेंगी या अस्थिर हो जाएंगी। और इस कारण जो है दुनिया में आप देख रहे हैं कि अमेरिका की छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। बिल्कुल, और इम्पेशंस से सरकारी फैसले नहीं लिए जाते। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी हम आपको दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में खबरें फटाफट में क्या है। लेकिन बंसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचारों को इस मन से साझा किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़ जाते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस यात्रा के दौरान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कियोस III से सम्मानित किया गया। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। अमेरिका में मिनेसोटा के 2 सांसदों को गोली मारने के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय पुलिस ने वैंस वेल्टर को रविवार शाम पकड़ा। मिनेसोटा में 2 सांसदों को उनके घरों में गोली मार दी गई थी। पहली घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हार्टमैन और उनके पति मार्क की मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी येवेट को कई गोलियां मारी गईं। नाइजीरिया के वेन्यू स्टेट के गुमा स्थित येलेवाटा में 100 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। क्षेत्र में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है और दक्षिण में ज्यादातर ईसाई रहते हैं। दोनों समुदायों के बीच अक्सर जमीन और पानी के लिए लड़ाइयां होती हैं। इस्तांबुल में बनी सहमति के अनुसार रूस ने युद्ध के दौरान मारे गए 1245 यूक्रेनी सैनिकों के शव सोमवार को यूक्रेन को लौटा दिए। बदले में रूस को अपने 78 सैनिकों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि अब तक 6057 शव प्राप्त किए जा चुके हैं। यूक्रेन और रूस दोनों की ओर से कहा गया कि युद्धबंदियों के अदला बदली की प्रक्रिया अब भी जारी है।
तुर्की के राष्ट्रपति तेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल पर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान एर्दोगन ने कहा, इजराइल का गैर कानूनी रवैया पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है। पुतिन और एर्दोगन दोनों ने इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई को तत्काल रोकने की बात कही है। कनाडा के कैनास्किस में सोमवार से G7 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं।